हिंदी का गला घोंटकर धर्म से विच्छेद, एक सभ्यता के विनाश की मार्मिक कहानी। यह लेख के सिंधु के द्वारा लिखा गया है। किसी भी सभ्यता की पहचान का आधार भाषा होती है और हिंदी ने हमेशा भारत की सभ्यता व हिंदू धर्म को जोड़ने का काम किया है। लेकिन इसे क्षेत्रीय भाषाओं, संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लगातार निशाना बनाया गया है। भाषा केवल संवाद का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह वह माला है जो संस्कृति, चेतना और धार्मिक निरंतरता के मोतियों को अपने अस्तित्व में पिरो कर रखती है। वह डोरी जो लोगों को उनके अतीत, उनकी विरासत और उनके धर्म से जोड़ती है। भारत जैसे देश में सभ्यता मात्र एक सामाजिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक पर्याय भी है। इसलिए यहाँ की भाषाएं, विशेषकर हिंदी और संस्कृत, भारत देश की असंख्य पीढ़ियों व यहाँ की समृद्ध धार्मिक संपदा, प्राचीन ज्ञान परंपराओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों व सामाजिक पहचान के बीच एक प्रकार के सेतु की भूमिका निभाती आई है। लेकिन आज के समय में धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक संघवाद या क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम पर इसी सेतु को व्यवस्थित रूप से तोड़ा जा रहा है। यह भाषाई हमला सिर्फ अभिव्यक्ति के साधन पर नहीं, बल्कि हिंदू सभ्यता की जीवित आत्मा पर हो रहा है। भारत में हिंदी भाषा का विरोध कोई नया मामला नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसने ज्यादा जोर पकड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत लागू किए गए त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने इस आधार पर कड़ा ऐतराज जताया है कि हिंदी को जबरन थोपकर क्षेत्रीय भाषाओं और राज्यों की स्वायत्तता को तथाकथित रूप से कमजोर किया जा रहा है। इस हिंदू विरोधी विमर्श के मूल स्रोत आर्य आक्रमण की थ्योरी, उपनिवेशकालीन प्रभाव और भाषाई पहचान की राजनीति, इन सभी विषयों को लेकर इस मंच पर पहले ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। लेकिन यह लेख हिंदी विरोधी भाषाई राजनीति के एक अलग और महत्वपूर्ण पहलू की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हिंदी भाषा का विरोध किस तरह से हिंदू धर्म को कमजोर करता है, भारतीयों को उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से काटता है और हमारी सभ्यतागत निरंतरता को बाधित करता है। साथ ही लेख इस बात पर भी चर्चा करता है कि अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को बढ़ावा देना केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है और जब राज्य इस राष्ट्रीय कर्तव्य का विरोध करते हैं तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अनुच्छेद 351, हिंदी एक सेतु है, बाधा नहीं। भारतीय संविधान, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, देश की भाषाई बहुलता को बहुत सोच समझकर संबोधित करता है। संविधान का भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 भाषाओं की रूपरेखा तय करता है। इसी भाग में अनुच्छेद 351 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह केंद्र सरकार को एक स्पष्ट दायित्व देता है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे, ताकि हिंदी भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका ऐसा विकास करे कि वह भारत की समन्वित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 351 में जिस हिंदी की बात की गई है, वह क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि उनसे और खासकर संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं से शक्ति लेकर आगे बढ़ती है। यह अनुच्छेद भाषाई एकता बढ़ाने और भारतीय परंपरा से जुड़ी एक साझा संवाद भाषा को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। यह कोई औपचारिक प्रावधान भर नहीं, बल्कि भारत की एकता का सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। यह मानता है कि भाषा केवल बोलचाल का माध्यम नहीं, बल्कि विविधता से भरे समाज में सांस्कृतिक जुड़ाव का गहरा सूत्र है। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से समृद्ध हिंदी को भारत की सभ्यता की आत्मा की एक जीवंत और गतिशील आवाज के रूप में देखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश
संविधान की यह भावना समय के साथ साथ राजनीतिक अवसरवाद और संकीर्ण भाषाई क्षेत्रवाद की भेंट चढ़ती गई। हिंदी विरोधी भाषाई राजनीति का यह जहरीला विमर्श आज अपने चरम पर है। आज के समय में हिंदी के सामने जो चुनौतियां हैं, वे बाहरी न होकर भीतरी ही हैं। भारत के कई हिस्सों में, खास तौर पर दक्षिणी राज्यों में, हिंदी की उपेक्षा कर उसे तोड़मरोड़ कर एक विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कभी कभी तो हिंदी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला शत्रुपूर्ण भाव का भी प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का उपयोग अक्सर एक ऐसी चीज का विरोध करने के लिए किया जाता है जो वास्तव में राज्यों की नहीं, बल्कि केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है। त्रिभाषा फार्मूला और हिंदी विरोध, संवैधानिक संकट गहराता हुआ अनुच्छेद 351 बहुत ही स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालता है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे। यह राज्यों का नहीं, बल्कि संघ का दायित्व है। एक ऐसा निर्देश जिसका उद्देश्य भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सांस्कृतिक एकता और भाषाई समरसता को पोषित करना है। लेकिन हालिया हिंदी विरोधी आंदोलनों के संदर्भ में एक अहम संवैधानिक सवाल उठता है। अगर कोई राज्य इस दिशा में केंद्र की कोशिशों के रास्ते में सक्रिय रूप से बाधा डाले, तो इसके भला क्या परिणाम होंगे? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान का वास्तविक संकट है। केंद्र सरकार त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत शिक्षा में हिंदी को बढ़ावा देकर अनुच्छेद 351 की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य क्षेत्रीय पहचान और भाषाई गौरव का तर्क देकर इसका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो विरोध और राजनीतिक दबाव के कारण कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य करने का आदेश सरकार को वापस लेना पड़ा। यह टकराव एक गंभीर संवैधानिक कमी की ओर इशारा करता है। संविधान में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर अनुच्छेद 351 के विशेष निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार को किसी राज्य के विरोध का सामना करना पड़े या फिर कोई राज्य इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे, तो ऐसे स्थिति से निपटने का क्या संवैधानिक प्रावधान होगा? इस मुद्दे को लेकर ऐसा कोई पूर्व उदाहरण भी नहीं है जो यह स्पष्ट करे कि ऐसी स्थिति में संघ के पास क्या विकल्प होते हैं। इसका नतीजा यह है कि अनुच्छेद 351 काफी हद तक सिर्फ एक प्रतीकात्मक अनुच्छेद बनकर रह जाता है। यानी जब इसके प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू करने की बात आती है, तो इसकी कोई असली शक्ति या मान्यता नहीं रहती। इससे न केवल हिंदी की सभ्यतागत भूमिका को नुकसान होता है, बल्कि भाषाई एकता को बढ़ाने की संविधान की मूल भावना भी कमजोर पड़ जाती है। जब तक इस संवैधानिक कमी को दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं किया जाएगा, तब तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी अधूरी ही बनी रहेगी। अनुच्छेद 351 की कमजोर कड़ी। न्यायशास्त्र में अक्सर यह कहा जाता है कि हर कर्तव्य के साथ एक समानांतर अधिकार भी आता है, लेकिन यहाँ एक संवैधानिक विरोधाभास सामने आता है। संविधान ने अनुच्छेद 351 के तहत केंद्र सरकार को हिंदी को बढ़ावा देने का कर्तव्य तो सौंप दिया, परंतु वह अधिकार भला किसके पास है जो इस कर्तव्य के पालन की मांग कर सके? क्या वह अधिकार नागरिकों के पास है, हिंदी भाषियों के पास, या फिर उन सांस्कृतिक परंपराओं के उत्तराधिकारियों के पास जो धार्मिक सभ्यता से जुड़ी है? इसी संवैधानिक अस्पष्टता का फायदा क्षेत्रीय राजनेताओं ने बढ़ चढ़कर उठाया है। इन क्षेत्रीय राजनेताओं के सिर पर अक्सर अंग्रेजी प्रस्थ एलीट वर्ग का हाथ रहता है। यह मिलीभगत इसी जुगाड़ में लगी रहती है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को किसी भी तरह से रोका जाए। यह हिंदी विरोधी लॉबी इस बात को भली भांति जानती है कि उनके विरोध के खिलाफ कोई स्पष्ट कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है, और इसलिए वह इस संवैधानिक रिक्तता का जमकर फायदा उठाते हैं, जिसका अंततः यह परिणाम निकलता है कि हमारी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को जोड़ने वाले तार धीरे धीरे कटते चले जाते हैं।
जहां एक तरफ मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को स्पष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं और स्टेट पर उन्हें निभाने की बाध्यता होती है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 351 एक डायरेक्टिव यानी निदेशक सिद्धांत है। लेकिन इसकी उपेक्षा के दुष्प्रभाव बेहद गंभीर और दूरगामी हैं। अनुच्छेद 351 के क्रियान्वयन की राह में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के कारण एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो जन्म से तो हिंदू है लेकिन अपनी सोच से पूरी तरह से गैर हिंदू या विदेशी है। एक ऐसा समाज जो भगवद गीता को पूजता तो है पर बिना पश्चिमी व्याख्या के उसे पढ़ और समझ नहीं सकता। अंग्रेजी का प्रभुत्व, भाषा से सत्ता और विशेषाधिकार तक, जहां कुछ राज्य तथाकथित क्षेत्रीय स्वाभिमान के नाम पर हिंदी को नकारते हैं, वहीं भारत का अंग्रेजी शिक्षित एलीट वर्ग अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के चलते हिंदी भाषा को नीचा दिखा इसकी जड़ों को काटने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। आज भारत में अंग्रेजी एक भाषा मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह अब सत्ता, विशेषाधिकार और सामाजिक पद प्रतिष्ठा का द्योतक बन चुकी है। और दुर्भाग्यवश अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारधारा के महिमा मंडन और हिंदी भाषा के इस घोर तिरस्कार का सीधा असर भारतीय सभ्यता की आत्मा पर पड़ता है। बहुत से लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी महज एक भाषा नहीं, बल्कि वैश्विक संवाद का एक महत्वपूर्ण जरिया है और यह लोगों के लिए रोजगार के क्षेत्र में न जाने कितने नए अवसरों के द्वार खोलती है। और यह बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन क्या अंग्रेजी भाषा आध्यात्मिकता की वाहक बन सकती है? क्या यह हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी साझा स्मृतियों और सभ्यता की भाषा बन सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई देश जहां सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी भाषा में सक्षम हैं, सच में इसे साझा संवाद का माध्यम बना सकता है? हिंदी भाषा की निरंतर उपेक्षा के कारण आज शहरी हिंदुओं में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो न तो हिंदी पढ़ पाती है, न बोल पाती है और न ही समझ पाती है। संस्कृत तो दूर की बात है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि वे अपनी इस अज्ञानता को लेकर घमंड करते हैं कि वे अंग्रेजी में इतने दक्ष हैं और उन्हें हिंदी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती। अपनी मूल भाषाओं से कटे होने के कारण अधिकांश हिंदू अपने धार्मिक ग्रंथों को न तो मूल भाषा में पढ़ पाते हैं और न ही सटीक अनुवादों के माध्यम से समझ पाते हैं। परिणामस्वरूप उनकी समझ हिंदू धर्म के बजाय अंग्रेजी अनुवादों में प्रस्तुत हिंदू धर्म तक सीमित होकर रह जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के बहुत से अंग्रेजी अनुवाद हिंदू धर्म के मूल भाव को बेहद सतही और सीमित पश्चिमी दृष्टिकोण से पेश करते हैं, जिससे हिंदू धर्म से संबंधित ज्ञान का मूल संदर्भ और अर्थ विकृत होकर रह जाता है। भाषाई विच्छेद की आध्यात्मिक कीमत किसी भी आस्थावान हिंदू के लिए हिंदी भाषा या संस्कृत को ठीक तरह से न समझ पाना एक गहरा आध्यात्मिक विच्छेद है। हिंदू धर्म का विशाल साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, भक्ति काव्य, संत साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत या हिंदी में ही उपलब्ध है। इन भाषाओं तक पहुंच न होने के कारण हिंदुओं को अंग्रेजी अनुवादों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनमें अधिकतर पश्चिमी दृष्टिकोण, उपनिवेशकालीन शब्दावली और सभ्यतागत भ्रांतियां हावी रहती हैं, जैसे कि अंग्रेजी अनुवाद में धर्म रिलीजन बन जाता है, जिससे उसके व्यापक अर्थ के साथ जरा भी न्याय नहीं हो पाता। उसमें निहित सृष्टि का नियम, समाज का कर्तव्य और जीवन मार्ग सब सिमट कर खो जाता है। संप्रदाय को अंग्रेजी में डिनोमिनेशन कहा जाता है, जिससे गौरवशाली आध्यात्मिक परंपराएं बेहद सतही श्रेणियों में सिमट कर रह जाती हैं। मोक्ष को अंग्रेजी में सैल्वेशन कहा जाता है, जिससे चेतना की आंतरिक मुक्ति के जटिल भाव को परलोक में मिलने वाले किसी पुरस्कार जैसा सतही और सनसनीखेज बना दिया जाता है। जब हिंदू इन अनुवादों के माध्यम से धर्म का ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन हिंदी या संस्कृत की अर्थ गहराई से वंचित रहते हैं, तो वे अक्सर अनजाने में हिंदू धर्म को पश्चिमी फ्रेमवर्क के जरिए देखने लगते हैं। इससे न केवल उनकी समझ विकृत होती है,
बल्कि अपनी धार्मिक परंपरा से जो उनका एक गहरा व अटूट भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध है, वह भी कमजोर पड़ने लगता जाता है। वे अपनी ही विरासत से अलग थलग होकर रह जाते हैं। हिंदी विरोध अब हिंदू धर्म विरोध में बदल रहा है। अगर अनुच्छेद 351 को उसकी संपूर्ण भावना और उद्देश्य के साथ लागू किया गया होता, तो आज भारत की एक बड़ी आबादी हिंदी में पारंगत होती और उसे अपने सभ्यतागत साहित्य तक सीधी पहुंच मिलती, चाहे वह मूल संस्कृत के माध्यम से हो या फिर संस्कृतनिष्ठ हिंदी अनुवादों के जरिए। संविधान ने जिस भाषाई व्यवस्था की परिकल्पना की थी, संस्कृत से समृद्ध हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं से पोषित एक संवाद व्यवस्था, वह न केवल राष्ट्रीय एकता को सशक्त करती, बल्कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखती। लेकिन इसके विपरीत आज हम एक अलग ही दृश्य देख रहे हैं। हिंदी के प्रति बढ़ती शत्रुता अब केवल भाषा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह धीरे धीरे हिंदू धर्म विरोधी रूप ले चुकी है। जो लोग शिक्षा या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में हिंदी भाषा के उपयोग का विरोध करते हैं, वे प्रायः मंदिर परंपराओं, संस्कृत अध्ययन, वैदिक विधियों और धार्मिक शिक्षा का भी विरोध करते हैं। यह मात्र एक भाषाई बहस नहीं रही, बल्कि हमारी सभ्यता पर एक सीधा आघात बन चुकी है। हमें इस भ्रम को सिरे से खारिज करना होगा कि हिंदी को बढ़ावा देना सांप्रदायिकता है या संस्कृत का समर्थन करना पिछड़ापन है। अब समय आ गया है कि हिंदू, बल्कि भारत के सभी नागरिक अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को लेकर अपराध बोध से ग्रसित होना बंद करें। यदि हिंदू स्वयं ही अपने ग्रंथों को नहीं समझ पाएंगे और विकृत अनुवादों तथा उपनिवेशी मानसिकता पर ही निर्भर रहेंगे, तो यह सभ्यतागत विच्छेद और भी ज्यादा गहराता जाएगा और हो सकता है कि जल्द ही एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाए कि इस सभ्यतागत क्षति की भरपाई करना असंभव हो जाए। क्षेत्रीय भाषाओं के ह्रास का मिथक भारत अमेरिका जैसे देश की भांति स्वतंत्र राज्यों का फेडरेशन नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ है, जिसकी संवैधानिक संरचना केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करती है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि भारत की एकता केवल राजनीतिक सहमतियों पर नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत मूल्यों पर टिकी हुई है। हिंदी जैसी साझा भाषा को बढ़ावा देना न तो संघवाद, फेडरलिज्म के खिलाफ है और न ही यह क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व पर हमला है। संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 और 350B में क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। वास्तव में हिंदी को दिया जाने वाला बढ़ावा राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सारे भारत में भाषाई समता को विकसित करने का एक सार्थक प्रयास। अगर हर राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही सर्वोपरि मानकर हिंदी की उपेक्षा करने लगे, तो हम देश को आपसी संवाद की धारा से काटकर अलग अलग भाषाई टापुओं में बांटने का खतरा मोल ले रहे हैं। इससे एकीकरण नहीं, बल्कि विखंडन को ही बढ़ावा मिलेगा। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी का प्रचार प्रसार किसी भाषा विशेष को जबरन थोपने की नीति नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक सेतु है, एक ऐसा धागा जो विविध सांस्कृतिक और सामाजिक पहचानों को एक साझा सभ्यतागत वस्त्र में बुनता है। संघ द्वारा हिंदी को बढ़ावा दिए जाना संघवाद का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो हमारे पूर्वजों और संविधान निर्माताओं की उस एकीकृत दृष्टि के अनुरूप है, जिन्होंने हिंदी को भारत की सभ्यतागत आत्मा की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम माना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हिंदी विरोधी भाषाई राजनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) में प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूले का उद्देश्य है कि हर बच्चा 2 भारतीय भाषाएं और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, आम तौर पर अंग्रेजी, सीखे। अधिकतर राज्यों के लिए इस फार्मूले का सामान्य अर्थ होगा हिंदी प्लस एक क्षेत्रीय भाषा प्लस अंग्रेजी। यह फार्मूला क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने की एक सच्ची कोशिश है।
लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ अवसरवादी राजनीतिक दल इस नीति को तोड़ मरोड़ कर इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। वे इस त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी को शामिल किए जाने के कदम को धर्मनिरपेक्ष भारत में भगवाकरण को थोपने की एक साजिश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दावा झूठा और भ्रामक है। अनुच्छेद 351 की असली भावना और एनईपी 2020 का उद्देश्य एक ऐसा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है जो विविधता को नकारता नहीं, बल्कि उसे बड़े सांस्कृतिक नजरिए से जोड़ता है। यह नीति क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान नहीं करती, बल्कि उन्हें एक साझा और समावेशी सभ्यतागत दृष्टि से जोड़ती है। फिर भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्य त्रिभाषा फॉर्मूला सिर्फ इसलिए अपनाते से इनकार कर रहे हैं कि उसमें हिंदी आती है। इसकी जगह वे अंग्रेजी प्लस स्थानीय भाषा मॉडल को बढ़ावा देते हैं या कभी-कभी पूरी पढ़ाई ही अंग्रेजी में कराते हैं। इसका नतीजा यह है कि नई पीढ़ी न तो संस्कृत जानती है न हिंदी, और इस वजह से वह अपने ग्रंथों, संतों, कहानियों और आध्यात्मिक विरासत से दूर होती जा रही है। देशज भाषाएं धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं। अरुणा रॉय व अन्य बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। इसके विपरीत अदालत ने संस्कृत के सांस्कृतिक और सभ्यतागत महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी देशज विरासत से पूरी तरह से कट जाए। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि संस्कृत न केवल अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है, बल्कि यह गूढ़ ज्ञान और मूल्यों की भी भाषा है। इसी प्रकार संतोष कुमार व अन्य बनाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार में संस्कृत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। जब न्यायपालिका स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि संस्कृत राष्ट्रीय पहचान में अहम योगदान देने वाली भाषा है और उसे न तो सांप्रदायिक माना जा सकता है न ही धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध, तो फिर हिंदी, जो उसी संस्कृत संस्कार से सिंचित है, को भला अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होना नहीं है। यानी संविधान और न्यायपालिका दोनों मानते हैं कि देशज भाषाओं, खासकर उन भाषाओं को बढ़ावा देना जो लोगों को धार्मिक ज्ञान और सभ्यतागत स्मृति से जोड़ती हैं, कोई खतरा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। परंतु आज भारत में भाषाओं को लेकर ऐसी स्थिति बन गई है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को तो प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता को नजरअंदाज कर रहे हैं। अनुच्छेद 351 की असली भावना यह थी कि भारत को एक साझा भाषा, लिंग्वा फ्रैंका, के धागे में पिरोया जाए, जो देश की आत्मा को दर्शाए और साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान भी करे। इसका मकसद था कि हिंदी का प्रचार इस तरह हो कि वह क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेकर सहज रूप से विविधता में एकता को मजबूत करे। लेकिन आज हम विविधता का जश्न तो मना रहे हैं, पर एकता को लगातार भूल रहे हैं। हिंदी को नजरअंदाज कर हम भारत को भाषाई रूप से तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं, जो आगे चलकर राजनीतिक विखंडन में भी बदल सकता है। एक साझा भाषा राष्ट्रीय चेतना की रीढ़ होती है, जो अलग अलग क्षेत्रों को एक पहचान में जोड़ती है। हिंदी को कमजोर करना मानो उसी रीढ़ को तोड़ने जैसा है। हिंदी भारत की व्यावहारिक आवश्यकता भी है, जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष, नास्तिक या सांस्कृतिक रूप से तटस्थ मानते हैं। वे भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में हिंदी एक जरूरी संवाद माध्यम है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और व्यापार, इन सब में राज्यों के बीच सहज आवागमन और तालमेल के लिए एक साझा भाषा चाहिए। हिंदी, जो किसी न किसी रूप में देश भर में बोली या समझी जाती है, यह भूमिका स्वाभाविक रूप से निभाती है। अब सवाल है कि अगर यह व्यवहारिक संचार की भाषा हिंदी नहीं होगी, तो और कौन होगी?
अंग्रेजी आज भी मुख्यतः एलीट वर्ग की भाषा है, जो बहुसंख्यक भारतीयों की पहुंच से बाहर है। क्षेत्रीय भाषाओं के बीच परस्पर समझ बहुत सीमित है, इसलिए उन्हें साझा माध्यम बनाना व्यवहार में संभव नहीं, चाहे वे कितनी ही समृद्ध क्यों न हो। ऐसे में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो व्यवहारिक भी है, सबको जोड़ने वाली भी, भावनात्मक रूप से लोगों को छूती है और सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को बांधती है। इसलिए पूरी तरह गैर धार्मिक और नागरिक समाज के नजरिए से भी हिंदी को नकारना न सिर्फ अतार्किक है, बल्कि भारत और भारतीयों के लिए हानिकारक भी है। हिंदी बचाओ, हिंदू धर्म की आत्मा बचाओ। अब इस विमर्श के मूल पैमाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने का समय आ गया है। हिंदी का प्रचार प्रसार केवल राष्ट्र निर्माण का विषय नहीं है, बल्कि यह धर्म के संरक्षण का प्रश्न है। यदि हिंदी को हाशिए पर डाल दिया गया, तो भगवद गीता के मूल भाव से अधिकतर भारतीय वंचित रह जाएंगे, बल्कि यह एक ऐसी कृति के रूप में सीमित होकर रह जाएगी, जिसे महज अंग्रेजी भाषा के औपनिवेशिक दृष्टिकोण से पढ़ा और समझा जाता है। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथ दैनिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोतों के बजाय सिर्फ टेलीविजन मनोरंजन के साधन भर बन जाएंगे। तुलसीदास, कबीर, सूरदास और मीरा जैसे भक्ति संत जीवंत मार्गदर्शक न रहकर इतिहास के पन्नों में सिमटी धुंधली परछाइयों में परिवर्तित हो जाएंगे, और बच्चे एवं युवा पीढ़ी विदेशी नैतिक ढांचों के अंतर्गत पलेंगे बढ़ेंगे, जिससे वे अपने स्वदेशी आध्यात्मिक मूल्यों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 351 के अंतर्गत अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, किसी ऊपर से थोपे गए आदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी मूल आवश्यकता के तौर पर जिसका पालन करना हमारी सभ्यता की आत्मा की रक्षा हेतु बेहद जरूरी है। हिंदुओं को यह बात गहराई से समझनी होगी कि हिंदी की उपेक्षा करना अपने धर्म के धीमे विनाश को सहर्ष स्वीकार करने जैसा है। हिंदी विरोधी राजनीति के पीछे का असल एजेंडा हिंदी के खिलाफ चल रहे आंदोलन उतने सरल नहीं है जितने दिखाई देते हैं। आज हिंदी विरोध एक वैचारिक हथियार बन चुका है, जिसे वे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिंदू धर्म और भारत की सभ्यतागत एकता से नफरत करते हैं। तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलों और संगठित एक्टिविस्ट लॉबी ने मिलकर भाषा को हिंदू धर्म पर हमला करने का साधन बना दिया है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि हिंदी किसी भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा की तुलना में हिंदू धर्म की सांस्कृतिक स्मृति और जीवंत शब्दावली को ज्यादा सहजता से संजो सकती है। इसलिए हिंदी का यह कड़ा विरोध असल में उस डोर को काटने की कोशिश है जो हिंदू युवाओं को उनकी पारंपरिक ज्ञान संस्कृति से जोड़ती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह पूरा हिंदी विरोधी खेल भाषाई स्वतंत्रता के नाम पर खेला जा रहा है। यह विरोध मुख्यतः ऐसे लोगों द्वारा संचालित है जो संस्कृत को ब्राह्मणवादी कहकर नकारते हैं, मंत्रों का उपहास करते हैं और मंदिरों को पिछड़ेपन का प्रतीक मानते हैं। वे जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा पुल है जो संस्कृत को आम लोगों तक पहुंचाता है और वेदों का ज्ञान गांव-गांव तक ले जाता है। इसलिए वे जानबूझकर इसी पुल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि धार्मिक परंपराएं और मूल्य समाज तक न पहुंच पाएं। इस तरह वे न केवल हिंदुओं को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से दूर कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी कमजोर कर रहे हैं। हिंदी का विरोध केवल भाषा का विरोध नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता पर सीधा हमला है। हिंदी विरोधी समूहों का असली लक्ष्य हिंदुओं को उनके धार्मिक साहित्य, भक्ति परंपराओं और धर्म ग्रंथों की साझा धरोहर से अलग करना है। यह महज भाषा विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को मिटाने की साजिश है। अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को हिंदी के प्रचार का निर्देश भाषाई वर्चस्व के लिए नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए दिया गया है।
क्योंकि कोई भी राष्ट्र साझा सांस्कृतिक सूत्र के बिना ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। समापन टिप्पणी। आज जो हिंदी विरोधी राजनीति चल रही है, उसे केवल एक भाषा विवाद मानना भारत की सभ्यतागत जड़ों को नजरअंदाज करने जैसा है। यह मामला केंद्र बनाम राज्य, उत्तर बनाम दक्षिण या धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा को बचाने का है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी सभ्यतागत पहचान और एकता के साझा सूत्र को बचा पाएंगे या नहीं। हिंदी भाषा, जो संस्कृत की शब्दावली और भाव से समृद्ध है और क्षेत्रीय भाषाओं से भी गहरा संबल पाती है, भारत की विविधता के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि वही तो इस विविधता को एक सूत्र में बांधती है। यदि शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में हिंदी को उचित स्थान नहीं दिया गया, तो हम न सिर्फ एक भाषा को सिरे से खारिज करते हैं, बल्कि अपनी परंपरा की सबसे सहज और सुलभ आवाज को भी चुप करा देते हैं। आज आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचे के नाम पर हिंदी को लगातार हाशिए पर डाला जा रहा है। इससे न केवल हिंदू समाज की जड़ें कमजोर हो रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी अपने धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं से कटती जा रही है। हिंदी की यह उपेक्षा राष्ट्रीय एकता को भी कमजोर करती है, क्योंकि अंग्रेजी भाषी एलीट वर्ग के बाहर आम जनमानस के लिए कोई साझा संवाद माध्यम नहीं बचता।